अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। 25 दिसंबर का दिन जहां दुनिया भर में अल्लाह के नबी और उनके बंदे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के यौम पैदाइश के तौर पर मनाया जाता है, वहीं पाकिस्तान में इस दिन की एक अलग ही अहमियत है, क्योंकि बानी पाकिस्तान और पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश भी 25 दिसंबर ही है। लिहाजा आज इस खास दिन के मौके पर हम आपको जिन्ना साहब से मुताल्लिक एक दिलचस्प कहानी सुनाने वाले हैं, जो शायद इससे पहले आपने कभी ना सुनी हो। वैसे तो मोहम्मद अली जिन्ना की शनाख्त और इनका ताल्लुक इंडिया के शहर मुंबई से है, लेकिन सन 1940 से लेकर 1947 के दरमियान अपनी सियासत और तहरीक आज़ादी के सबब इनका ज़्यादातर वक्त दिल्ली में ही गुजरा था। जिन्ना साहब सन 1940 से पहले भी दिल्ली आते रहते थे। इस दौरान वो दिल्ली के इंपीरियल होटल में ठहरा करती, जो इनके शाहाना मिजाज से मुताबिकत रखता था। सन 1939 के दौरान जिन्ना साहब ने दिल्ली में अपना मुस्तकिल ठिकाना बनाने का फैसला किया, क्योंकि अब बढ़ती हुई सियासी जिम्मेदारियों के बाइस होटलों में रहने से बात नहीं बनने वाली थी। इसलिए इनके लिए एक अदद बंगले की तलाश शुरू हुई। काफी तलाश के बाद औरंगजेब रोड पर वाक़ई एक बंगला खरीदा गया, जिसका रकबा 1.5 एकड़ के लगभग था। ये रोड आजकल APJ अब्दुल कलाम रोड के नाम से मारूफ है। इस 2 मंजिला बंगले का डिजाइन कैनॉट पैलेस के डिजाइनर रॉबर्ट रसल ने तैयार किया था। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस बंगले में रिहाइश इख्तियार की, लेकिन क़याम पाकिस्तान के सबब वो ज्यादा अरसा यहाँ ना गुजार सकी। दिल्ली में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहुत सी दोस्त रहा करते थे, जिनमें मशहूर सनतकार सेठ राम कृष्ण डालमिया भी शामिल थे। राम कृष्ण डालमिया की बेटी नीलमा डालमिया ये बताती हैं कि मेरे वालिद राम के मोहम्मद अली जिन्ना के साथ करीबी ताल्लुकात थे और वो हमारे अकबर रोड और सिकंदर रोड वाले बंगलों पर बाकायदगी से आया करते थे। इन्हीं वजूहात की बिना पर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान जाने से कबल अपना बंगला तकरीबन 2.5 लाख रुपए में सेठ डालमिया के हाथों फरोख्त किया था। हालांकि ये दोनों बहुत गहरे दोस्त थे, फिर भी जिन्ना साहब 2.5 लाख रुपए से कम पर बंगला फरोख्त करने के लिए तैयार नहीं हुए। हमेशा के लिए दिल्ली छोड़ने और पाकिस्तान जाने से एक दिन पहले सेठ डालमिया ने सिकंदर रोड वाले बंगले पर जिन्ना साहब को खाने पर दावत दी। इस दावत में इनकी बहन मोहतरमा फातिमा जिन्ना भी शरीक थीं। चूँकि जिन्ना साहब हमेशा के लिए पाकिस्तान जा रहे थे और ये इनकी आखिरी मुलाकात थी, इसलिए सेठ राम कृष्ण डालमिया और इनकी बेगम नंदनी डालमिया बहुत ज़्यादा उदास थे। यहाँ ये तमाम बातें करने का मकसद नाजरीन को ये समझाना है कि इन दोनों शख्सियात के दरमियान किस कदर गहरे ताल्लुकात और दोस्ती थी। इसके बावजूद सेठ राम कृष्ण डालमिया ने कायदे आज़म के पाकिस्तान चले जाने के बाद इनसे खरीदे हुए बंगले को मुकम्मल तौर पर गंगा जल से धुलवाया था। हिंदू मजहब में गंगा के पानी को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। हिंदुओं के नज़दीक ये पाक तस्वुर किया जाता है और ये इसे अपनी चीज़ों को पाक करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा सेठ राम कृष्ण डालमिया ने एक मुसलमान के ज़ेरे इस्तेमाल बंगले को रिहाइश के लिए इस्तेमाल से कबल गंगा जल से धुलवाया था, ताकि वो इनके मुताबिक पाक हो जाए। सेठ राम कृष्ण डालमिया एक कट्टरवादी हिंदू थे, जिनका ताल्लुक गांव रक्षा तहरीक से था। इसके बावजूद इनका शुमार कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बेहतरीन दोस्तों में किया जाता है। सन 1964 तक सेठ डालमिया ने जिन्ना साहब से खरीदे इस बंगले को अपने पास रखा और फिर नीदरलैंड की हुकूमत के हाथों फरोख्त कर दिया। इसके बाद से इस बंगले का इस्तेमाल नई दिल्ली में नीदरलैंड के सफ़ीर की रिहाइश के तौर पर हो रहा है। इस बंगले में 5 बेडरूम, एक बड़ा ड्राइंग रूम, मीटिंग रूम और बार वगैरह शामिल हैं। आज इंडिया में इस बंगले की कीमत सैकड़ों करोड़ रुपए लगाई जाती है। भले ही इस इमारत पर साल से नीदरलैंड की हुकूमत का परचम लगा हो, लेकिन दिल्ली में ये बंगला आज तक जिन्ना साहब के बंगले के नाम से मशहूर है। अरे फ्रेंड्स, 1 मिनट, आप ऐसे ही जा रहे हैं? इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना। और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे? तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। अरे डरिए मत, ये बिल्कुल फ्री है।